संडे तक हुआ, ब्लडी संडे तक हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप। इन यूरोप। तो ये बात हमने देखी कि 1800 में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर कहाँ चल रहा था। देयर वाज एन ईरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, लेकिन रशिया उससे अनजान था। रशिया में सिर्फ दो ही शहर थे, मॉस्को और पेट्रोग्राड, जहाँ पर क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। पूरा रशिया इतना बड़ा, उसमें और किसी शहर में कुछ हो ही नहीं रहा था। और जबकि पूरे यूरोप में क्या चल रहा था, कपड़े बन रहे थे बड़ी तेजी से, कोलोनाइजेशन हो रहा था। सो 1800 में क्या हो रहा था बताइए? 1800 में दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। और उसी समय में 1875 में कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी आई। वो किसकी थ्योरी आई? कि जो दुनिया है वो गरीबों की दुनिया है, गरीब ज़्यादा है और उनको अमीरों को मार के उनकी सब जमीन ले लेनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा? जो मजदूर है, जो गरीब है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या कहती है? कि सोशलिज्म की थ्योरी है कि सोसाइटी में सबके पास एक जैसा घर हो, एक जैसे कमरे हो। अगर एक के पास 2 कमरे हैं तो सभी लोगों के पास 2 ही 2 कमरे हो। सबके पास कैलविनेटर का फ्रिज है तो गोदरेज का किसी के पास नहीं, कैलविनेटर। ये चीज़ मतलब इक्वल चीज़। ये किसने बताई थ्योरी? कार्ल मार्क्स। इनकी थ्योरी का यूरोप में तो कोई असर नहीं हुआ। यूरोप में पूंजीवादी बहुत थे, एरिस्टोक्रेट्स बहुत थे, तो उन्होंने मजदूरों के सभी आंदोलन को क्या कर दिया? दबा दिया। ये थे खुद ही जर्मनी के थे। कहाँ के थे? लेकिन इनकी बातों का, इनको खुद वहाँ जेल हो गई और इनकी बातों का इन पे असर हुआ यूरोप में। सही है? तो ये किसके थे बोलो? जर्मनी के थे, लेकिन इनकी बातों का असर नहीं हुआ। उसी समय जो फ्रांस में ये रशिया में, अब क्या हुआ चेक करो। रशिया में 1897 में जो लेनिन थे, लेनिन कौन थे? दैट इज वो एक वहाँ के पॉलिटिशियन थे, रिवॉल्यूशनिस्ट। वो कहाँ के थे? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन को क्या हुआ बताइए? 1897 में क्या हुआ बताइए? पहले देखो 1875 that is Karl Marx has given theory of, उन्होंने सोशलिज्म, किसकी थ्योरी दी? सोशलिज्म की थ्योरी दी, यानी समाजवाद। इस समाज में जो पैसा आएगा वो सबको बराबर बराबर बटेगा। और 1897 में जो व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने क्या किया? एडवोकेटेड सोशलिज्म इन रशिया। क्या किया बोलो? इस सोशलिज्म एडवोकेटेड। सोशलिज्म का आइडिया सोशलिज्म इन रशिया। तो उस समय वहां के राजा कौन थे? अविश, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। एंड अपोज्ड, और किसको अपोज किया? दैट इज ऑप्रेसिव रूलिंग ऑफ ज़ार निकोलस II। ऑप्रेसिव रूल ऑफ ज़ार निकोलस। ज़ार निकोलस II की बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ स्टाइल थी, आसना, और उसको किसने अपोज किया? व्लादिमीर लेनिन ने। तो इनको क्या कर दिया ये बताइए? व्लादिमीर लेनिन ने जब अपोज किया, he was exiled, उनको देश निकाला दे दिया गया और उनको भेज दिया गया साइबेरिया। रशिया का जो ऊपरी हिस्सा है ना, जहाँ -70 डिग्री है, तो he was sent to exile। कहाँ पर भेज दिया गया? साइबेरिया भेज दिया गया। ये देखो, तो ये काम इनके साथ किया गया। चलिए, he was sent to exile to Siberia। Sent to exile to Siberia। और ये व्लादिमीर लेनिन कौन थे? देखिए,
व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन इस तरीके से इनकी नज़ारे चेक कर लीजिए। तो ये वहाँ बहुत इस तरीके से भाषण देते थे, तो वो भाषण देते हुए बैठे बक्से में दे दे। हाँ, नहीं बहुत बड़ी भीड़ में दे रहे हैं। तो दैट इज हिज, ये व्लादिमीर लेनिन का क्या दिखाया गया है कि हाउ ही वाज एड्रेसिंग द पीपल, बहुत बड़ी भीड़ को ही एड्रेस कर रहे हैं। सही है, ये देखो ही वाज एड्रेसिंग पेट्रोग्राड। ओके चलो, अच्छा इतनी बात समझ आ गई। वहाँ एक पार्टी थी जिसका नाम था बोल्शेविक्स, उसी के ही लीडर थे। ही वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। ही वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। इन्हीं की पार्टी की एक मेंबर थी, उन्होंने भी जार निकोलस का विरोध किया। तो वो कहाँ भेज दिए गए थे रोहित बोलो? साइबेरिया भेज दिए गए थे। ये रशिया है, तो रशिया का जो ऊपरी हिस्सा है ये साइबेरिया है, और यहाँ पर ये यूरोप है, दिस इज अफ्रीका, ऐसे दिस इज इंडिया। तो ये जो चीज़ है ये दिस इज यूराल माउंटेन, ये साइबेरिया है। तो साइबेरिया में इनको भेज दिया। सही। 3 साल बाद इन्हीं की पार्टी की और एक लीडर थी, उनको भी भेज दिया साइबेरिया। वो भी अपोज की जार निकोलस का, और उसी जेल में भेज दिया जहां लेनिन थे, और वहां उन दोनों की शादी हो गई। सही। तो इतनी बात हो गई लेनिन के बारे में, एक्साइल में भेज दिया। आगे की बात समझो। 1904 में क्या हुआ बताओ? 1904 में लवनिका जार निकोलस ने 6ठी बार रूस पे आक्रमण कर दिया, 5 बार हार चुका। सर जापान पे। तो 1904 में क्या हुआ बताओ? लेनिन सेंड टू एग्जाइल, लेनिन सेंड टू एग्जाइल। और यहाँ पर क्या होगा? रशिया अटैक, किसको अटैक किया? 6th टाइम 1904, दैट इज रशिया अटैक। यानी उनके जो लीडर थे जार निकोलस, उन्होंने ही करवाया। ये देखो जार निकोलस अटैक जापान 6th टाइम। इट वाज डिफीटेड 5 times अर्लियर बाय जापान, बाय जापान 5 times अर्लियर, ये हो चुका था। अब 1905 में क्या हुआ? 1905 में देयर वाज ए मास कैजुअलिटी, बहुत सारे लोग इस युद्ध में मारे गए। एंड जो भी था प्राइजेस ऑफ जो सब्सटेंशियल थिंग थी, जो बेसिक थिंग थी, वो राइज हो गई। एंड देयर वाज स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स। ये सब इसकी वजह से, युद्ध की वजह से। तो जरा देखो, रशिया ने अटैक किया तो 1 साल के अंदर क्या हुआ बताइए? देयर वाज मास कैजुअलिटी। कैजुअलिटी जानते हो? मास, बहुत लोग मारे गए। कैजुअलिटी का क्या मतलब है आशीष? बहुत सारे लोग क्या हुए? कैजुअलिटी। मैनी पीपल डाइड इन वार, बहुत सारे लोग क्या हो गए बताओ? युद्ध में मारे गए। मैनी पीपल डाइड इन वार। जो फार्मर्स थे उनको जबरदस्ती उठा के युद्ध में भेज दिया गया, घर में बूढ़ों से कह दिया तुम खेती करो। फार्मर्स वर सेंड टू, जो यंग फार्मर्स थे, दे वर सेंड टू वार फील्ड। तो यंग फार्मर को भेज दिया गया, वर सेंड टू वार फील्ड। अगली चीज क्या है बताइए? कि दैट इज देयर वाज सब्सिस्टेंस क्राइसिस ऑफ गेन्स, चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो कॉस्ट ऑफ प्राइजेस रोज। एंड देयर वाज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ग्रेन्स वर अनअवेलेबल, ग्रेन्स वर नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी। ठीक नहीं थे लोगों के पास, सब तो सेना को भेज दिया जाता था।
कि सेना को नहीं कम पड़ना चाहिए, इसलिए उनको दुगना तिगना भेज दिया जाता है। अगर सेना के पास कम पड़ जाएगा तो देश ही हार जाएगा। उनको एक की जरूरत है तो 4 भेजा जाता है, क्योंकि 3 जो भेजे जाते हैं उसको बम से दुश्मन उड़ा देता है, एक ही पहुंच पाता है। 4 भेजोगे तो 1 मिलेगा, 1 भेजोगे वो उड़ गया तो वो भी नहीं मिलेगा। यही होता है सब। तो इतना तुम्हें समझ में आ गया। तो इसलिए जो वहाँ के लोग थे, द पीपल, जो रशियन पीपल थे, कॉमन पीपल विथ फादर गैपॉन, उन्होंने क्या किया बताइए? दैट इज प्रोटेस्ट किया इन फ्रंट ऑफ पैलेस ऑफ जार निकोलस, जो विंटर पैलेस था वो कहाँ आ गया बताइए? दैट इज ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स। कौन लोग आए थे बताइए? ग्रुप ऑफ वर्कर्स। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? वर्कर्स ने क्या किया? फॉर डिमांड ऑफ इंक्रीज इन वेजेस। वो उनकी डिमांड क्या थी? उनकी पगार बढ़ाई जाए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन, उनको जहाँ रखा गया है वो डॉर्मेटरी में, तो इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन भी चाहते थे। और क्या चाहते थे? प्रॉपर सैनिटेशन। डिक्रीज इन वर्किंग आवर्स, उनसे 16 घंटे काम किया जाता था, सो ही पाते थे, बस काम करो सो, वो भी नींद नहीं होते। तो डिक्रीज इन वर्किंग आवर्स, 8 घंटे से ज़्यादा आप किसी से काम नहीं ले सकते, उनसे 16 घंटे की जाता। तो इन सब के लिए वो क्या है बोलो? और डिक्रीज इन वर्किंग आवर्स, उनसे क्या काम लिया जाता था? जो सैनिक वहाँ थे उनके लिए टोपी बनवाई जा रही, कपड़े बनवाए जा रहे, यही सब बनवाए जा रहे। बोले काम करो वहाँ, उनके लिए सब सामान, जूते बनाओ। तो वो लोग कह रहे थे अगर आप बनवा रहे हो तो ठीक, पैसा तो दो। हम ही खाना नहीं मिल रहा घर में, हम यहाँ काम करना, घर में खाना ही नहीं मिल रहा। महंगाई 20% बढ़ चुकी थी, तो जो उनकी खरीदने की कैपेसिटी थी वो 20% ऐसे ही कम हो गई। तो इसलिए कहाँ हुआ? मार्च्ड इन फ्रंट ऑफ विंटर पैलेस विद फादर गैपॉन। पीसफुल प्रोसेसन था, कोई ऐसा नहीं था, बहुत शांतिपूर्वक मार्च था। तो मार्च्ड इन फ्रंट ऑफ विंटर पैलेस विद फादर गैपॉन। तो गैपॉन के साथ उन्होंने क्या किया? मार्च किया। ब्लडी संडे इन रशिया। तो इसमें देखो क्या हुआ होगा, ये सारे लोग जब महल के सामने आए, देन उसमें ये इनका मार्च दिखाया जा रहा और ये देखो उन पे गोली चल रही है। सो दिस इज, ये मार्च हो रहा है और मार्च में क्या दिखाया गया कि दे वर नाउ, ये प्रोसेसन दिखाया जा रहा है कि नहीं, और इन पे किसने गोली चलवा दी? जार निकोलस II ने क्या कर दिया? इन पे गोली चलवा दी। 100 से ज्यादा लोग, 300 लोग मारे गए, 1000 लोग मारे गए। सही है। ये तो चाहते थे इनका वर्किंग आवर ठीक किया जाए, पैसे बढ़ाए जाए। एक तो सैनिकों के लिए जूते बना रहे, कपड़े बना रहे, इनके ही घर में खाने को नहीं था। तो फिर क्या किया? नाउ फादर गैपॉन, जार निकोलस ऑर्डर्ड फायर, ओपनड फायर ऑन देम, यानी ऑर्डर टू ओपन फायर। खुद तो उसने नहीं किया होगा, तो जार निकोलस ऑर्डर्ड, जार निकोलस II ordered to open fire on them. 300 workers were killed and thousands, सर बुक में 100 वर्कर्स के लिखा है, and thousands injured, ठीक है। तो 100 वर्कर्स के लिए और 300 इंजर्ड, 300 इंजर्ड एंड 300 क्या हुए बोलिए? 300 इंजर्ड हुए। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जनवरी की सर्दियों में हुई थी। इट इज कॉल्ड ब्लडी संडे। अब जब ये घटना हो गई तो उसके बाद
there were many protests throughout the country due to agitation. और क्या हुआ कि इफेक्ट ऑफ ब्लडी संडे भी लिखो, इफेक्ट ऑफ ब्लडी संडे। तो सोनाक्षी कंट्री वाइड प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन रशिया, है ना, अगेंस्ट दिस कंट्री वाइड। कि कैसी सरकार लोग मांगने जा रहे हैं तो मार दे रही है, तो कंट्री वाइड प्रोटेस्ट स्टार्टेड, ठीक है, अगेंस्ट दिस इवेंट। इससे क्या हुआ, जो ये विंटर पैलेस के राजा थे उन्होंने क्या किया, दे है ज़ार निकोलस, ये देखो ज़ार निकोलस टू, ये ज़ार निकोलस टू वहाँ के राजा हैं, और जो वहाँ की जरीना इनकी वाइफ थी, ज़ार ये, तो इनकी वाइफ क्या कहलाएंगी, जरीना, जरीना एलेक्जेंड्रा, जरीना एलेक्जेंड्रा, ये वहां की रानी थी। देखो ये कौन थी वहां की, जरीना एलेक्जेंड्रा, ये उसकी वाइफ थी। ये जर्मनी की थी, कहाँ की थी, जर्मनी। इनके लड़के को हीमोफीलिया था, इनके लड़के को कि हीमोफीलिया का मतलब है रक्त में आयरन की कमी थी, जो खाता था उलट देता था। तो बहुत सारे सर्जन थे, सब उन्होंने क्या किया कि कोई ठीक नहीं कर पाया, तो इन्होंने एक रशिया का एक ऐसा कोई जादूगर टाइप था, रेस्प्यूतिन, उसका क्या नाम था, रेस्प्यूतिन ने कहा मैं तुम्हारे बेटे को ठीक करूंगा, इसी के लड़के। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक करो, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है, और उसने सच में कुछ ऐसे किया, वो ठीक ही होने लग गया। तो ये लोग बिल्कुल उससे मेस्मराइज हो गए कि अरे इतना अच्छा है। और वो ऐसा था कि वो ना नहाता धोता था, जब पास से निकलता था तो गोट की महक आती थी, बकरी की, और लोग नाक बंद कर देते थे। लेकिन अब चूंकि उसने इनके लड़के को ठीक किया था, और उसके रहने रहने का ढंग भी अच्छा था, फटे कपड़े पहनता था, जर्मनी का था, तो वो अब इनका सलाहकार बन गया। वो क्या बन गया, इनका एडवाइजर। लोग उसके रंग ढंग से, और राजा जो राजा के बड़े बड़े अरिस्टोक्रेट थे, अब राजा उनकी बात नहीं मानता था, तो बोलो लोग रेस्पुतिन के खिलाफ हो जाएंगे कि नहीं। और रेस्पुतिन के खिलाफ लोग, उन्होंने जो उनके बड़े बड़े नॉबिलिटीज थे, लोगों के कान भरने शुरू कर दिए, इस रेस्पुतिन को हटाओ, और उसकी वजह से हमारी चल ही नहीं पा रही। तो ये देखो रेस्पुतिन, ये रेस्पुतिन है, ये बिल्कुल फकीर टाइप था, और फटे कपड़े भी पहनता था, और स्मेल आती थी शरीर से, नहाता कभी नहीं था, नहाता कभी नहीं था। लोग कहते हैं इसने कभी नहाया ही नहीं। सही, अब तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई, आगे की कहानी हम आज से चलाने वाले हैं। तो कंट्री वाइड प्रोटेस्ट स्टार्टेड। नाउ ज़ार निकोलस ने क्या किया बताइए, ही हैज एग्रीड फॉर द इलेक्टेड असेंबली ड्यूमा। उसने कहा ठीक है, अब मैं अपना शासन जो है नहीं करूँगा, मैं मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आ जाऊँ। जैसे फ्रांस में लुई 16 था ना, उसने एक तरीके से नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया था, उसने इसने भी एक्सेप्ट कर लिया। इसने क्या किया, ज़ार निकोलस एक्सेप्टेड, इन्होंने क्या किया बोलिए, ये नाउ इलेक्टेड ड्यूमा। ड्यूमा क्या थी बोलो, ड्यूमा वाज इलेक्टेड बॉडी इन रशिया। ड्यूमा वाज एक इलेक्टेड बॉडी थी, इलेक्टेड बॉडी इन रशिया, ठीक है। नाउ रशिया स्विच्ड ओवर फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की, वो निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र की ओर शिफ्ट हो गया। अब ड्यूमा जो बोलेगी राजा वही करेगा। पहले एब्सोल्यूट थी, जो वो कहता था वही करता था, अब ड्यूमा जो कहेगी वो करेगी। सही। नाउ रशिया स्विच्ड ओवर, किसे स्विच्ड ओवर हो गया, फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ऐसे बात हो गई।
जो ड्यूमा बनी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थी, वो बिल्कुल अब राजा को दबा ही देना चाहती थी। ड्यूमा बनाई इसी ने थी, लेकिन इस वजह से ड्यूमा को 2006 में सस्पेंड करना पड़ा, 2007 में, है ना, और फिर 17 में। 3 बार ड्यूमा सस्पेंड। इसने बोला डिजॉल्व हो गई, जाओ, नहीं मान, फिर से चुन के। वो इतना ज़्यादा इसको दबा रहे थे ज़ार निकोलस को, राजा तो राजा ही रहेगा। तो ड्यूमा वाज एक्सट्रीमिस्ट। वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थी, और इस वजह से ड्यूमा वाज सस्पेंडेड। कब कब हुई सस्पेंड बोलो? 1906 में हुई। और क्या लिखा था? 1907 था, ठीक है। कब कब सस्पेंड हुई? 1906 में भी एक और बार हुई। 2 बार हुई और एक बार, तो 2 टाइम्स इन 1906। पहली बार जब बनी तो 75 दिन में ही सस्पेंड हुई। Yes, sir. So it was suspended. ठीक है, within 75 days it was made. Of formation. It was suspended thrice. 3 बार तो ज़ार निकोलस ने की और एक बार 1917 में भी हुई। It was suspended thrice. 1906, 1906 और 1907, ठीक है। एंड लास्टली इसको डिसॉल्व भी कर दिया गया। फाइनली इट वाज डिसॉल्व इन 1917। वो कहानी आगे आएगी। फाइनली इट वाज डिसॉल्व या इलीगल कर दिया गया इन 1917। यहाँ तक की कहानी दिग्विजय तुमको समझ में आई कि राजा ने कुछ गलती की और लोगों ने विद्रोह किया। राजा ने उनकी बात मानते हुए एक इलेक्टेड बॉडी, जैसे हमारे यहाँ संसद है ऐसे वहाँ क्या बन गई? ड्यूमा। जैसे फ्रांस में नेशनल असेंबली है तो वैसे वहाँ क्या बन गई? ड्यूमा बन गई। अब आगे की बात है, यहाँ तक सब कुछ हो रहा था कि अब राजा युद्ध में हार ही रहा था। तो अब ये सब ड्यूमा के सस्पेंशन की बात है। कौन कौन सी बात है? ये ड्यूमा सस्पेंडेड। 1914 में क्या हुआ दिग्विजय? वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गया। सही, वर्ल्ड वार 1 तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा? रशिया फॉट अगेंस्ट जर्मनी फ्रॉम अलाइड फोर्सेस। मित्र राष्ट्रों के साथ उसने क्या किया? जो एक्सिस पावर्स थी उनके खिलाफ लड़ाई की। जर्मनी एक एक्सिस पावर थी, तो जर्मनी के खिलाफ इसने क्या किया? लड़ाई किया। सही है। अच्छा, वर्ल्ड वार में कोई देश कूदेगा तो क्या होगा? रशिया तो पहले ही गरीब था, कोई वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन या बहुत पैसा तो था नहीं। वहाँ के जो किसान थे वो कैसे थे? दैट इज देवर, वो सर्फडम से प्रभावित थे, दास प्रथा। वहाँ क्या चल रहा था बोलो? सर्फडम। सर्फडम तुम समझते हो? उनकी कोई जमीन नहीं थी, उनको जमीन लोन पे लेनी पड़ती थी वहाँ के सामंतों से, नोबिलिटीज से, ठीक है। और फिर उस पर वो जो उगाते थे उसका 50% देना पड़ता था। दास प्रथा। पूरे पूरे रूस के लोग दास थे, या तो एरिस्टोक्रेट थे, थोड़े थे 5%, और जो उनके अंडर थे पूरे रूस के लोगों को सर्फडम कहा जाता था। सर्फ्स, उन्हें क्या कहा जाता था? दास। समझ में आ गई बात? तो वैसे ये ज़ार निकोलस ने सर्फडम यहाँ आते आते खत्म तो किया, लेकिन उन सर्फ्स के लिए कुछ किया नहीं। खत्म करने से क्या होगा? तुम उनको जमीन दो। तो लेनिन ने बोला मैं सबको जमीन दिलवाऊंगा, तो वो सभी सब में पसंद आने लगे। बोले कि तुमको जमीन दिलवा रहा है, और यहाँ हम जमीन लोन पे लेते थे। तो अभी हम अप्रैल थीसिस आएंगे तो वहाँ बताएंगे आपको, एक अप्रैल थीसिस भी है। सही है। तो वहाँ पर सर्फडम था। तो क्या लिखे बताइए? इस चीज को लिखें कि नाउ इन रशिया, अगली चीज, इन रशिया स्लेवरी। स्लेवरी कैसी थी बोलो? वास कॉमन। स्लेवरी की स्पेलिंग देख लें। स्लेवरी, स्लेवरी वास कॉमन। अब जरा देखिए, नाउ
सर्फडम। ना अब आगे की बात देखो, फ्यूडल कंडीशन है, बिल्कुल ठीक है। वहां की सिचुएशन क्या थी? द सर्फडम वाज कॉमन, ये कॉमन था इन रशिया। कैसे कॉमन था? इसमें क्या था? एंड देयर वाज फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम समझते हो कि अगर तुम किसी जमीन पर कुछ भी, राजा ने सबको जमीन बांट रखी थी, अब वो जितना चाहें उस टैक्स ले सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन उनको मॉस्को में हर महीने एक बैलगाड़ी सोना भेजना। राजा कहता हमसे नहीं मतलब है, ये जमीन तुमको दे दी, इनका खून पी जाओ तुम, हमको इतना पैसा चाहिए। इस चीज को कहते हैं सामंत प्रथा। यही राजस्थान में भी चल रही है। राजस्थान को क्यों नहीं अंग्रेजों ने कभी अटैक करके गुलाम बनाया? यहाँ का राजा बोलता सर कितना चाहिए, 2 बैलगाड़ी चाहिए, पहुंचा देंगे। और यहाँ मैं खून चूसूंगा सब, आपको पहुंचा दिल्ली, यही पूरे। इसीलिए तो सब कहीं कुछ नहीं है, पूरा वैसे का वैसे संस्कृति है। यहाँ के लोग अपने सामंतों के खिलाफ लड़े। गांधी जी ने कहा सामंतों के खिलाफ लड़ो, अंग्रेजों को तो जानते हैं नहीं। राजस्थान का इतिहास पढ़ो, सही है। तो वहाँ सर्फडम क्या था? देयर वाज फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का क्या मतलब होता है? सामंतवादी प्रथा, सही है। So there was feudal system in Russia. सर्फडम का क्या मतलब होता है? दासत्व, दासता को कहते हैं। There was feudal system in Russia. रशिया में क्या था? सामंत थे, जैसे यहाँ पर सामंतवादी प्रथा। सामंत क्या करता है? जमीन उसके हाथ में रहती है। That all land belongs to feuds. सभी लैंड किसकी थी? All land belongs to feud. और feud क्या करते थे? They, ठीक है, impose heavy taxes on serfs. वो दासों पे बहुत पैसा चार्ज लगा देते। They impose heavy taxes on सर्फ, जो सर्फडम था। आगे की बात देखिए। अच्छा, नाउ अब इसके बाद ज़ार निकोलस एबॉलिश्ड सर्फडम इन 1914। खत्म कर दिया, उसने कहा सर्फडम नहीं है, लेकिन फायदा क्या? टैक्स है, तुमने कुछ किया ही नहीं, बोलने से क्या होगा? ज़ार ने को बोला ये गैर कानूनी है, लेकिन सब चल रहा है, तुमको पैसा चाहिए, सबसे बैलगाड़ी सोना चाहिए। और कहने से क्या होता है? कहने से कुछ होगा? ज़ार निकोलस that is abolished serfdom in 1914, but it has made no impact. It has not improved the condition of peasant. वहाँ पर 85% तो किसान ही थे रशिया में, वर्कर तो बहुत थोड़े ही थे। It has not improved condition, किसकी condition? Of farmers. Now, in 1914 में क्या हुआ? रशिया, World War I started and Russia started fighting against Axis powers. That is World War I started. देख लो, Serbian prince killed in Austrian prince killed in Serbia. देख लो, that is वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ? ये देख लो, ऑस्ट्रिया का राजा बग्घी में जा रहा, नीचे देखो गोली मार रहा, गोली मार के देख रहे हो तुम? ये देखो, और इसी की वजह से ये देखो गोली देखी तुम लोग, और ये राजा रानी दोनों को मार दिया। बग्घी में जा रहे थे, और ये ऑस्ट्रिया और सर्बिया कहाँ है? चेक करो जरा, ये देख लो, ये यहाँ पे ये है स्पेन, ये क्या है? स्पेन,
ये क्या है बोलो, इसके ये क्या है, इटली, दिस इज, इसके बगल में क्या है, ये वाला पोर्शन ग्रीस। अभी सबके नाम लिखाएंगे कि वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच में हो। ये बोलो ये क्या है, जर्मनी या प्रूशिया, अच्छा कह रहे हो। और इसी के इधर है ऑस्ट्रिया, ये फ्रांस है। ये चीज क्या है, फ्रांस। ये यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये क्या है, ये ऑस्ट्रिया है जहां का राजकुमार मारा जा रहा है। और इसके नीचे क्या है, सर्बिया। तो बहुत सारे लोग ऑस्ट्रिया के साथ लड़े और बहुत सारे लोग सर्बिया के साथ लड़े। तो इस तरीके से दो पावर बनी। जो सर्बिया, सही है कि नहीं, सर्बिया को कुछ लोग आज़ाद कराना चाहते थे क्योंकि सर्बिया के लोग गुलाम थे। ऐसे कोई किसी को मारेगा क्या? सर्बिया के लोगों को तुमने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया, बोला सैर के लिए निकलेंगे तो गोली नहीं मार देंगे। जिसको तुमने कब्जे में कर लिया उसी पे खुली बग्गी में घूम गए, वही जा। सही है। एक तो तुमने वहां के लोगों को कब्जा कर लिया, उनके देश को तो मार डाला, फिर युद्ध शुरू हो गया, आधे लोग इधर आधे लोग उधर। सही है। तो आज क्या हुआ बताइए, वर्ल्ड वार 1 स्टार्टेड। ये देखो रानी और ये राजा, ये दोनों ही मरे। अब देखिए अगली चीज, लिस्ट ऑफ कंट्रीज इन वर्ल्ड वार 1, एक्सिस पावर एंड एलाइड पावर्स। दो अलग अलग शक्तियां थी इसमें। तुम रशिया का देखो कौन कौन सी कब आई थी, देखो एलाइड पावर कौन कौन सी थी बताओ। फ्रांस, फ्रांस किसकी तरफ हो गया, ग्रेट ब्रिटेन किसकी तरफ हो गया, और रशिया, और बाद में यूनाइटेड स्टेट। तो वार, देयर वर टू पावर्स, देयर वर टू। सर्बिया तो छोटा सा देश है, उसको इतना बोलने की जरूरत नहीं कि सर्बिया लड़ रहा था, सर्बिया तो गुलाम ही था। देयर वर टू पावर्स, एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स में कौन था, यूनाइटेड किंगडम था, फ्रांस था, रशिया था, और कौन था, ब्रिटेन था। यूके, चलो ब्रिटेन लिख दो, ब्रिटेन। और साथ में और भी नाम है, ठीक है। दैट इज अपोजिंग पावर। अब दूसरी है तो यहाँ पर यूएसए था, चार ही हैं। फ्रांस और बाद में कौन आ गया था, यूएसए। अब बोलो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, ये सब एक साथ है। ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर, ये सब एक साथ है। ये ऑटोमन एम्पायर, ये मुसलमान लोग थे, टर्की वाले। हाँ, एम्पायर टर्की भी आ गया बाद में। तो इस तरीके से एंड यूएसए। देख लो 1917 में, अभी रशियन क्रांति आने वाली है, ये हट जाएगा रशिया। जैसे ही लेनिन वहां से छूटेंगे, कहेंगे बंद करो वार, देश खतरे में हो, तुम वार लड़ रहे हो, जर्मनी हमारा कौन लगता है, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से वार खत्म हो जाएगा और 1917 में यूएसए एंटर करेगा। और ये क्या करेगा, ये हट जाएगा, ये क्विट करेगा। 1917 में कौन क्विट करेगा, राजा, वही है जार निकोलस। लेकिन मालूम है जब कोई देश वार क्विट करता है उसको बहुत सारे वार रिपेरेशन देने पड़ते हैं। अरे वार बीच में कहाँ छोड़ के जा रहे हो, इतना तुम दो, इतना तो। पूरा जार निकोलस की और यहाँ पर बेइज्जती हुई, समझो इस चीज को। एलाइड पावर में कौन था, ये था। अब बोलो एक्सिस पावर कौन था, धुरी राष्ट्र कौन थे। एक्सिस पावर वर्ल्ड या सेंट्रल पावर, दोनों एक ही बात है। एक्सिस पावर या इसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल पावर, धुरी राष्ट्र। जैसे किसी की एक्सिस नहीं होती पहिए की, सब पहिए के खिलाफ ही तो लड़ते हैं, तो इसको उसको एक्सिस नहीं कहते हैं। पहिया होता है रथ का, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सिस। तो इसलिए एक्सिस पावर। और जो सहयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एलाइड पावर। तो इसमें कौन कौन थे, इंक्लूडेड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और जैसा इन्होंने बताया टर्की है। उस समय उसे क्या कहते थे, ऑटोमन एम्पायर। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है अविश कि ये जिसके खिलाफ लड़ रहे थे उसी की राजकुमारी थी वहाँ, उसी जार निकोलस की वाइफ, और उसका नाम था अलेक्जेंड्रा। क्या नाम था, तो बोलो लोग क्या ऐसे राजा को पसंद करेंगे कि जिसकी जो वाइफ है वो दुश्मन देश की हो। बोले निकोलस को हटाओ, इसकी वाइफ ही जर्मनी की है, हम जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। समझ में आ गई बात की नहीं।
तो ये सारी चीज हो रही थी। अब यहाँ पर वो सारी चीज थी। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, सबसे पहले ज़ार निकोलस ने अपने कजिन को बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट दे दी, जाओ तुम वार का नेतृत्व करो। रशिया लड़ रहा था कि नहीं, तो उसका कजिन गया, बाद में कजिन के मारे जाने पर वो खुद चला गया, उसने कहा अब मैं चला जाऊंगा। सही है। ज़ार निकोलस मूव्ड टू वार फील्ड। तो बताओ जब वो वार फील्ड में चला जाएगा तो उसके पीछे सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी? अलेक्जेंड्रा रानी। अब जर्मनी पहुंचा है, विंटर पैलेस में राज कर रहा है, लोगों को संदेह नहीं होगा, उल्टा काम हो रहा है। वो वहां बैठी है कोई और रेस्प्यूटिन पे तो लोगों को ऐसे ही संदेह होता था कैसा आदमी बैठा रखा जादूगर। तो अब ये दोनों लोग जब मिल के, लोगों के मन में बहुत संदेह हो गया, फूट पड़ गई इस राजा को। सही है। तो क्यों? क्योंकि ज़ार निकोलस खुद चला गया। तो ज़ार निकोलस टू सेल्फ मूव, कहाँ मूव कर गया बोलिए? मूव टू वार फील्ड। ठीक है। और क्या किया? डेलीगेटिंग ऑल पावर्स टू ज़रीना अलेक्जेंडर। डेलीगेट कर दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर, डेलीगेटिंग ऑल पावर्स टू ज़रीना अलेक्जेंडर। Who was a German origin? Who was of German origin? इतनी बात है। ठीक है। अब पीपल अपोज्ड दिस वर्ल्ड वॉर। क्यों अपोज किया? 4 कंडीशन, 4 का। पीपल इसलिए अपोज कर रहे थे, अपोज किंग को भी कर रहे थे, और साथ में दिस वार किंग। क्यों? ड्यू टू वार की वजह से क्या थी? द कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल वाज क्रिटिकल। अच्छी कंडीशन है, सारा उनका पैसा वहां बाद में जा रहा है। द कंडीशन ऑफ कॉमन मैन वाज क्रिटिकल। और दूसरा, किंग्स वाइफ वाज ऑफ जर्मन ओरिजिन। ठीक है। एंड जर्मनी वाज देयर एनिमी एट दैट टाइम। सो दैट इज किंग्स वाइफ वाज ऑफ जर्मन ओरिजिन। Against them they were fighting. Note करो दीपिका। Against them they were fighting। बैठने से क्या होगा? Fighting। इतनी बात हो गई। ठीक है। तीसरी चीज, that is casualty of people was high। बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। सारे जवान लोग भेज दिए गए थे, बूढ़े लोग खेत संभाल रहे थे, तो खेत भी क्या संभालेंगे? ऐसा हो रहा। तो इस वजह से अब क्या हुआ? इन सभी वजहों से सो ए मास एजिटेशन, सब तरफ क्या हो गया? लोगों ने एजिटेट करना और रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया भाई? जब ऐसा होगा, सब चीज़ों में महंगाई बढ़ जाएगी, वार में लोग तो खुश नहीं रहेंगे। पहले तुम जापान से 6 बार लड़के हार गए और अभी हुआ कुछ नहीं था, फिर से युद्ध में 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले लड़े थे, सब गरीब करे, फिर से वही कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ? दैट इज मास प्रोटेस्ट ऑफ पीपल स्टार्टेड। और अब राजा को फरवरी में क्या करना पड़ा? फरवरी क्रांति, जब रूसी क्रांति की आप बात करते हैं तो 2 क्रांति हैं, एक फरवरी रिवोल्यूशन और दूसरा क्या है? अक्टूबर रिवोल्यूशन। तो अब हम कहाँ पे आ गए बताइए? फरवरी 1917 फरवरी। और इसका नाम फिर इसके बाद आएंगे अप्रैल थेसिस। अब क्या आएगा? अप्रैल थेसिस जो 1917 में थी, और फिर अक्टूबर रिवोल्यूशन, अक्टूबर 19 3 तरह से
अक्टूबर रिवॉल्यूशन, फरवरी रिवॉल्यूशन और अप्रैल थीसिस। लेनिन यहाँ पे छूट के आ गए। लेनिन केम बैक, कहाँ पे आ गए? केम बैक टू रशिया। क्यों बुला लिया गया? जब कोई राजा छोड़ता है तो उसने जो युद्ध अपराधी हैं या पॉलिटिकल सबको छोड़ देता है। लोग कहते हैं तुम ऐसा करो, अच्छा हम हार मानते हैं, अच्छा उनको पकड़ रखा था, चलो छोड़ दिया। उसने तो अपने मतलब के लिए पकड़ रखा था, जब वो सत्ता ही एब्डिकेट कर रहा है तो छोड़ दे। मास प्रोटेस्ट ऑफ पीपल स्टार्टेड। इन सभी वजहों से आज ना क्या हुआ, लोगों ने मास में विरोध करना शुरू किया, सड़कों पर उतर आए। इससे जार डर गया तो साहब ने क्या किया, उसने गद्दी छोड़ दी। सो मास इन फरवरी की बात करें 1917, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फरवरी की क्रांति, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। इन दिस, जब सब कुछ वो हो गया ना, इन दिसंबर, देखो फरवरी की बात कर रहे हैं लेकिन थोड़ा पीछे चल रहे हैं। इन दिसंबर राइट्स एट ब्रेड शॉप वाज कॉमन। इससे थोड़ा सा पहले चलो, यानी मैं दिसंबर 1916 की बात करूं तो ब्रेड की दुकानों में दंगे हो रहे थे। सो इन दिसंबर 1916, 3 महीने पहले की बात कर रहा हूं, राइट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन। दंगे हो रहे थे। आगे देखिए, एट ब्रेड शॉप वर कॉमन। और ऐसी क्या चीज हुई जिससे ये चीज हुआ? दैट इज प्राइजेस ऑफ एडिबल थिंग्स, ठीक है, या कॉमोडिटी, एसेंशियल कॉमोडिटीज रोज हाई। प्राइजेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स रोज हाई। और क्या होगा? रोज हाई। और जो पीपल है वो रोड पर आ गए, सड़कों पर आ गए, जो अलग अलग। तो नाउ 22 फरवरी को क्या हुआ? देयर वार, ये देखो विंटर पैलेस है, ये बहुत बड़ा महल है और ये महल है, इसके सामने से नीवा नदी बहती है। इस नदी का क्या नाम है? नीवा नदी। और इधर कौन रहते हैं बोलो? झोपड़ी में वर्कर्स रहते हैं। तो वहां पर 22 फरवरी को तृप्ति वर्कर्स क्वार्टर्स में हालत खराब हो गई। वहां लोगों के लिए खाने का सामान नहीं था। फरवरी में क्या स्थिति हुई? ये सब तो था ही, अब वर्कर्स के यहाँ ही खाना ना हो, वर्कर क्वार्टर में, तो क्या होगा? नाउ ऑन 22 फरवरी ठीक है, देयर वॉज नो फूड। एक वर्कर क्वार्टर में क्या चीज हुआ बताइए? फूड शॉर्टेज इन वर्कर क्वार्टर। देयर वॉज फूड शॉर्टेज इन वर्कर्स क्वार्टर। और एक और काम हो गया, एंड देयर वॉज ए लॉक आउट इन फैक्ट्री। और साथ में फैक्ट्रियों में ताला भी लगा दिया गया। एक तो खाने की कमी और उनकी नौकरी भी छीन ली तुमने। देयर वाज ए लॉक आउट इन फैक्ट्रीज, तो वर्कर भड़क गए। देयर वाज ए लॉक आउट, बाहर हो गए काम करने, पता चला फैक्ट्री में ताला लगा है। इन फैक्ट्री, तो अब क्या होगा? कैसे ये क्रांति होगी? नाउ इतना होने के बाद 3 दिन बाद 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा भी सस्पेंड कर दिया कि अब वो अपनी मनमर्जी से चलाएगी, अब ड्यूमा भी नहीं मानेगी। ऑन 25 फरवरी क्या किया? ड्यूमा वॉज सस्पेंडेड बाय जार। तो जार ने ये काम कर दिया।
ठीक है। अच्छा, तो पीपल ने क्या किया, लोगों ने उस वहां पर क्रॉस एक्स होते थे, जैसे कुछ खुफिया लोग नहीं होते हैं सरकार के, उनको क्रॉस एक्स कहते हैं। तो वहां पर लोगों ने अटैक कर दिया उनके हेड पर, लोग इनसे भड़क गए एंड दे अटैक, पीपल अटैक ऑन पुलिस हेडक्वार्टर्स। हाँ, अटैक कर दिया। इससे जार डर गया। 2 दिन बाद 25 को उसने ड्यूमा सस्पेंड की और 27 को क्या किया लोगों ने, दे केम ऑन रोड पे भी आए। तो दैट इज ऑन 25 फरवरी on 25th February people attacked on, ये वर्कर्स भी हो सकते हैं या कॉमन पीपल, attacked on पुलिस हेडक्वार्टर्स। पहले तो शांति मार्च निकाल रहे थे यहाँ पे ब्लडी संडे में, कहाँ पे कर रहे थे, 1905 में क्या हुआ था, तभी गोली पड़ गई थी। इस बार तो अटैक ही कर दिया। बोलो शांति मार्च नहीं निकालना, सीधा अटैक करो। शांति मार्च निकालोगे गोली पड़ जाएगी, उन्होंने अटैक। 10 साल बाद अब सीधा क्या किया, उससे सीख गए थे झंडा लेके नहीं निकलना, फिर मारो जाके। अटैक ऑन पुलिस हेडक्वार्टर्स, और क्या करे बताइए, उसको लूट भी लिया, रेड कर दिया एंड लूटेड। लूटने पे क्या होगा, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। साथ में पीपल came on road shouting, raising slogans about bread wages, better hour and democracy. अब लोग सड़क पे आ गए कि हमें डेमोक्रेसी। People came, पहले आए थे तो बोले थे हमें अच्छे वर्किंग आवर चाहिए, और बोले तो भट्टों में डेमोक्रेसी चाहिए। सही है। People came on road raising slogans, ऐसा डायग्राम बना भी हो सकता है, raising slogans about democracy। उनकी पहली डिमांड यही थी, डेमोक्रेसी। और क्या चीज थी, बेटर वर्किंग आवर, वेजेस, बेटर वर्किंग आवर, ऐसा। इन सब की वजहों से क्या हुआ बताइए, जार फाइनली 2 मार्च, वैसे ये बात ऐसी है 1917 में उसने सत्ता छोड़ी, लेकिन काम तो सब फरवरी का हुआ, तो इसलिए इस रिवॉल्यूशन को क्या कहते हैं, फरवरी रिवॉल्यूशन। ऑन 2 मार्च 1917 जार एब्डिकेटेड, जार निकोलस II। एब्डिकेटेड का मतलब है सत्ता छोड़ना, गद्दी से उतरना, गद्दी से उतरना। एब्डिकेटेड क्राउन, या उसने अपनी पावर छोड़ दी, हिज पावर। और क्या हुआ, हिज पावर। अब जब पावर छूटी तो क्या हुआ, ट्यूमा वाज रिस्टोर्ड, जो भंग हुई थी उसे भंग नहीं माना गया, उसे क्या मान लिया गया कि वो है। सही है। तो लिखो, नाउ ए प्रोविजनल गवर्नमेंट, कौन था बताइए, केरेंस्की। क्या नाम था, केरेंस्की। वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, और एक अस्थाई सरकार। कैसी सरकार बनी, अस्थाई। भाई बिना इलेक्शन की कोई कहीं गवर्नमेंट बनती क्या डेमोक्रेसी में, लेकिन तुमने देखा यूनुस मोहम्मद खान ने जैसे बांग्लादेश से बना ली, ऐसे ही सब कुछ हुआ। शेख हसीना हटी थी कि नहीं, फिर उनमें जो एक लीडर था, अभी तुमने नेपाल में देखा, वो कौन करकी आई है, कौन है कारकी, तो वो बना दी गई, एक सुप्रीम कोर्ट की जज है, कोई वो इलेक्ट तो नहीं हुई। जब एक सत्ता हटती तो कुछ दिन के लिए तो कुछ बनता है, उसको कहते हैं अस्थाई सरकार या प्रोविजनल गवर्नमेंट। जैसे तुमको मेन प्रिंटेड मार्कशीट नहीं मिल रही तो
टीचर लिख लिख के दे देंगे इतने नंबर, बोलो ये काम करेगी, देखो प्रिंसिपल का इस टाइम जाओ यही सब जगह लेके एडमिशन ले लो। उसको कहते हैं प्रोविजनल मार्कशीट। जो टेम्परेरी काम करे उस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रोविजनल। तो जब अल्टरनेट कोई चीज़ तुम लेते हो किसी चीज़ को, उसको कहते हैं प्रोविज़न। सही है। तो अब क्या हुआ बताइए? ए प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। और क्या हुआ? गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। और क्या हुआ? नाउ द इलेक्शन वुड बी हेल्ड सून। अब जल्दी से इलेक्शन होने वाले थे। इट वाज द एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पहले एब्सोल्यूट थी, फिर उसने ड्यूमा बना दी तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, उसका भी अंत हो गया। एंड स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या चीज शुरू हो गई? डेमोक्रेसी। इट वाज एंड ऑफ, संवैधानिक राजतंत्र का अंत हुआ और लोकतंत्र का उदय हुआ। इट वाज एंड ऑफ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सर हाँ, ये तो 1917 में हुआ ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की तब तक तो मतलब थी नहीं ना, मतलब जब जब से ड्यूमा बना है। ड्यूमा कब बना है? 1906 से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। फिर तो इसके पहले ये कौन सी मोनार्की? यहाँ से यहाँ तक ड्यूमा बनने से पहले कौन सी मोनार्की? एब्सोल्यूट मोनार्की। दैट इज एब्सोल्यूट मोनार्की। और यहाँ इसके बाद क्या मानी जाएगी? जब ड्यूमा बन गया, क्योंकि सलाह देता है ना, ड्यूमा एक एडवाइजिंग टीम है, तो इसलिए से क्या माना जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और फिर इसके बाद अब क्या आ गया? यहाँ तक आ गया, दैट इज डेमोक्रेसी या सोशलिज्म भी आप कह सकते हो। ये लोग किस चीज को कह रहे हैं? सोशलिज्म इन यूरोप। क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? सोशलिज्म यूरोप में इतना नहीं चला, लेकिन डेमोक्रेसी कह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन हुआ है। सही है, इस बेसिस पर हुआ है। लेनिन भी आए तो बोले हम सोशलिज्म लाएंगे, सबको एक समान चीज देंगे। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? और कब आए? अप्रैल में। नाउ लेनिन यहाँ आ गए। कब आ गए? 1917 में। लेनिन ने वादा किया कि सबको बराबर बराबर चीज दी जाएगी। जो सबसे बड़ा इंजीनियर है और जो भिखारी है, दोनों को एक रोटी मिलेगी। और फिर बाद में उन्होंने 1918 में ये बोला रेडियो से, दैट इज ऑल रशिया रेडियो से, मुबारक हो, बधाई हो, अब आज से तुम लोगों को 2-2 रोटी खाने को मिलेगी। ये सबसे बड़ा भाषण। बोले हमारा देश पर्याप्त तरक्की कर चुका है, आज से 2 रोटी। इंजीनियर को भी 2 रोटी दो, भिखारी को भी, तो इंजीनियर काम करेगा? बताओ, उसका क्या इंस्पिरेशन? आज भी सब उनके देखो लोग निस्तेज हैं, कह रहे करना क्या, रोटी तो उतनी ही मिली, कोई काम नहीं करना चाहिए। ये सोशलिज्म की अच्छी चीज़ समझते हो। तुम यहाँ मेहनत क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें ये पता रहे तुम्हारा जिंदगी भिखारी की तरह ही होना है, तुम करोगी मेहनत? इतनी पढ़ाई करोगी क्या? तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चले थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा सबको बराबर बराबर बांट दो जो संपत्ति है। इसमें कोई काम करेगा क्या? मेहनत ही नहीं करेगा। यही चीज ना आज भी रशिया। अरे रशिया में अभी वो जो प्यूटिन है ना, व्लादिमीर प्यूटिन, उन्होंने बोला सुनो, अब मेरा शासन 5 साल नहीं है, अब मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक शासन करूंगा। ठीक है ना? बोला नहीं कोई। और उनका जो अपोजिंग था उसको पिछले साल मरवा दिया। लोग ही मरे हुए हैं। ऐसे लोग जिनको डेमोक्रेसी की नहीं, तो डेमोक्रेसी के लिए लोग लड़ पड़ते हैं। यहाँ हम लोगों ने खून बहाया है डेमोक्रेसी के लिए, तो आसानी से कोई इनसे छीन नहीं सकता। वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट इट। और जिनको ऐसे हाथ में दे दो, आतंकवादियों के हाथ में दे देंगे। पाकिस्तान को तो सिर्फ रखी रखी थाली में मिल गई, उसने क्या खून बहाया? तो फिर वो बेच देंगे देश को। जिसने खून बहाया हो, जिसने स्ट्रगल किया हो, वही रक्षा कर सकता है। डेमोक्रेसी दी नहीं जा सकती, लोगों को हासिल करनी पड़ती। बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो अब यहाँ पे क्या हुआ बताइए? इट वाज एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड द स्टार्ट ऑफ, आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं, अभी बाद में हम इसे सोशलिज्म भी कहेंगे, एंड स्टार्ट ऑफ सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब आगे देखो, ठीक है, डेमोक्रेसी लिखो। चलिए, इतनी बात हो गई। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में द गवर्नमेंट वाज अंडर, किसने बनाई?
एक वहाँ उस समय पार्टी थी। देखो उस समय लेनिन बाहर थे तो वहाँ एक पार्टी थी मेंशेविक्स। किसकी पार्टी थी? सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया वाज मेड केरेंस्की हु वाज आल्सो द लीडर ऑफ मेंशेविक्स। एक बोल्शेविक है, देखो तुमने यहाँ क्या दिखाया, कभी हमने यहाँ बोल्शेविक लिखा होगा, लिखा तो नहीं, इसी के लीडर थे। लेनिन किसके लीडर थे? बोल्शेविक के। सो मैं ये केरेंस्की वाज made prime minister who was also the leader of Mensheviks। सही है। अगली चीज देखो, अप्रैल थेसिस। अब अप्रैल थेसिस क्या है? That is Lenin came back, returned to Russia after exile. So Vladimir Lenin कौन थे? बोल्शेविक लीडर Vladimir Lenin came back to Russia after exile। सही है। अच्छा, आए और इन्होंने तीन बातें कही। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी केरेंस्की से बोला तुमने बना तो ली, हम यहाँ थे नहीं, मुख्य तो हमारा ही चलता था, राजा के रखने के बाद हम ही ने ये सब शुरू किया था, हमको सत्ता दो, या चुनाव लड़ाओ होगा तो अभी कराते हैं। वो झिला रहा था इधर उधर, हाँ कराएंगे। जैसे मोहम्मद यूनुस खान पिछले साल के हैं, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बांग्लादेश में, वो 1.5 साल से टहला रहे हैं लोग, हाँ अभी सही स्थिति नहीं कराऊंगा, और एंजॉय कर रहे हैं पावर। ऐसे भी लीडर होते हैं ना, जिसको मिल गई सत्ता वो टहलाएगा लोगों को, सब कुछ होगा और कराएंगे। वैसे ये कर रहे थे। कौन कर रहे थे? केरेंस्की। दे नहीं रहे थे सत्ता। और लेनिन आए, कह रहे थे 70% तो हमारे ही लोग हैं बोल्शेविक के, और तुम 30% हो करके सत्ता लिए बैठे हो, हटो, हमको बनने तो नहीं दे रहा था सब। So that is came back to Russia after exile. He has given April thesis। उन्होंने कहा ये काम होना चाहिए। He has given 3-point agenda। कौन कौन सा 3-point agenda? Agenda which was later known as, जो बाद में किससे जाना गया, which was later known as April thesis। thesis का मतलब कोई बहुत बड़ी बात होती है तो thesis का। अब जरा देखो, war should be, उन्होंने कहा अप्रैल थेसिस ही अप्रैल में ही दी गई थी 1917। इन्होंने कहा ये वार एंड करो, लड़ने की जरूरत नहीं, हम लोग गरीब हैं, तुम वार लड़ रहे हो। वार शुड बी बॉट टू एन एंड। और इसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े साहूकार थे वो लोन देते थे लोगों को। साहूकार लोग होते हैं ना, बड़े बड़े मनी लेंडर्स, उन्होंने कहा ये जो लोन दे रहे हैं इनकी सबकी बैंक को नेशनलाइज करो, इनका सब पैसा जब्त करो। बैंक को नेशनलाइज करने का मतलब समझते हो? वो सारा पैसा अब सरकार, बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, क्योंकि वो लोगों का पैसा लेके भाग जाते थे। और नेशनलाइज बैंक होगा क्या? SBI भागेगा किसी का पैसा लेके? और बैंक ऑफ महाराष्ट्र टाइप होगा इधर उधर का, तो वो सब भाग जाएंगे, लेकिन वो नहीं भागेगा। वो नहीं, ऐसा मत करो, किसी की उंगली क्यों तोड़ना, ऐसे ही बोल दो, ठीक है, उसको अलग बैठा दो। अगर वो ऐसे कर रहा है तो तुम अलग बैठ जाओ, अगर दिक्कत हो रही क्या उसके पास। चलो, तो दूसरी चीज क्या, लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। सब वहाँ हमने क्या बताया था, सर्फडम था, दासत्व प्रथा। उसने कहा सबको जमीन मिलेगी, अब कोई दास नहीं रहेगा, फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी प्रथा का अंत, सबको, इससे तो सब खुश हो जाएंगे। वो चीज उसने नहीं बोली थी, मेंशेविक ने बोली, क्या बोली? लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। ये इतनी इसने बोली कि लोगों को पता चल गया लेनिन का शासन आने वाला। कब आएगा बोलो? अक्टूबर में।
तो जब लेनिन सत्ता में आए, कब आए बोलो? अभी आएंगे। तो इसका इतना ज्यादा क्रेज हो गया कि लैंड शुड बी ट्रांसफर टू पीजेंट। लोग बंदूक वहीं छोड़ कर लौट के आ गए, हमें जमीन दो। वार छोड़ छोड़ के आने लग गए। इतनी बुरी स्थिति हो गई कि इन्होंने बोला जो आएगा उसको उल्टी गोली मार इधर से गोली जाओ, नहीं तो यहीं गोली मारे। यही काम स्टालिन ने भी किया। इनके बाद स्टालिन आए, वो भी जो इनके रशिया में भगोड़े सैनिकों की बड़ी संख्या, लोगों को भी तब से आदत ही पड़ गई भाग के आने की। बोले तो भागे तो हमारे पूर्वज भी थे, हम भी भागे। चलो, तो लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट। बोले लेनिन जमीन दे रहे हैं, शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। और तीसरी चीज, बैंक शुड बी नेशनलाइज। बैंक अगर नेशनलाइज हो जाएगा तो सरकार के पास बहुत पैसा आ जाएगा, क्योंकि सारे लैंड लॉर्ड्स हैं तो पैसा दे। इंडिया ने भी यही किया था, इंडिया के पास भी इंदिरा गांधी ने किया था, खूब पैसा आ गया। बैंक शुड बी नेशनलाइज। कितनी चीज हो गई। तो अब इस चीज की वजह से क्या हुआ? इस वजह से बाय दिस अप्रैल थीसिस लोगों ने कहा ये तो इतने अच्छे अच्छे प्रमोट कर रही। अगर मान लो राहुल गांधी कहते सबको 50-50 हजार महीना मिलेगा, सब राहुल गांधी को अगले चुनाव में लाने शुरू कर 50,000। ये चीजें थीसिस जितनी महत्वपूर्ण होती है ना, जमीन की लालच बहुत बड़ी थी। लोगों ने मेनशेविक के खिलाफ सड़क पे उतारा। अब बोल्शेविक की पॉपुलैरिटी इस अप्रैल थीसिस ने बहुत बढ़ा दी। जमीन का किसको लालच नहीं होगा? एक दास को जमीन मिल जाए, स्लेव को, तो क्या नहीं लालच, सही कि नहीं? दिस मेड द पॉपुलैरिटी ऑफ बोल्शेविक पार्टी वेरी हाई। अब लोग कहने लगे हटाओ केरेंस्की को और लेनिन को लाओ। दिस अप्रैल थीसिस मेड पॉपुलैरिटी ऑफ लेनिन very high. People start joining Bolshevik party. लोगों ने पार्टी, बोले पार्टी में रहेंगे तब तो जमीन जल्दी मिल जाएगी। Started joining Bolshevik party. ठीक है। और क्या चाहते थे? Now, इसकी वजह से क्या हुआ? And protest against provisional government started कि इसे जल्दी हटाओ, में जमीन चाहिए। Protest against provisional government। इस वजह से भी प्रोटेस्ट हुआ कि जब 17 में प्रोविजनल इसने क्या किया? नाउ रशिया क्विट द वर्ल्ड वार 1 अंडर प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने उसके लिए वार रिपेरेशन दिए, दंड देने होते हैं ना, वार दंड, कि भाई ऐसे बीच में कैसे छोड़ रहे हो। तो इस केस में केरेंस्की ने अच्छा काम नहीं किया, रशिया की बहुत सारी जमीन देनी पड़ी, पोलैंड देना पड़ गया इसको, अपना जमीन देना पड़ गया, पोलैंड सब देना पड़ गया। तो लोग नाराज हो गए कि तो वो तो कम से कम जार सही था, अपनी ज़मीन नहीं देता था, तो अपनी ज़मीन बांट रहा है। तो लोग केरेंस्की से क्या हो गए? मेंशेविक से नाराज भी हो गए। तो क्या होगा? अब देखो, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। एक तो लोगों को लालच, लेकिन लालच से कभी भी मास मूवमेंट नहीं बनता। कोई विरोध का एक पॉइंट होना चाहिए जिससे कॉमन लोगों की नैतिकता भी तो होती है ना, सिविक सेंस। तो असली सेंस क्या बना? इसने पोलैंड दे दिया, अपनी ज़मीन किसको दे दी? नाउ रशिया क्विट द वार। कब क्विट किया बोलो? जैसे ही इसकी सत्ता आई ना फरवरी में, तो उसने मार्च में ही क्विट कर दिया। रशिया क्विट द वार इन मार्च 1917। और क्या किया? ड्यू टू उसके लिए पेनल्टी, रशिया हैज टू गिव मैनी ऑफ इट्स टेरिटरी टू एलाइड फोर्सेस, क्योंकि एलाइड फोर्सेस वहाँ आके लड़ रही थी। बोले तुम हट रहे हो तो जाओ, लेकिन ये जहाँ हमारे लोग लड़ रहे हैं ये हम जमीन नहीं देंगे। लोगों ने, एलाइड फोर्स में तो बहुत शक्तियाँ थी, ऐसे कैसे कोई छोड़ के चला जाएगा। तो इसकी वजह से नाउ
प्रोविजनल गवर्नमेंट बिकेम इन अनपॉपुलर। ऐसी हो गई, बोलो बात समझ में आ गई। रशिया क्विट WW1 वर्ल्ड वॉर 1 इन मार्च 1970 अंडर प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है ना। प्रोविजनल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? गवर्नमेंट had to pay a huge war penalty, had to pay a huge and lost its some territory, इसकी अपनी टेरिटरी को भी छोड़ना पड़ा। ठीक है, दिस मेड प्रोविजनल गवर्नमेंट अनपॉपुलर एमंग पीपल। ये सही नहीं है। दिस मेड प्रोविजनल गवर्नमेंट अनपॉपुलर। और जो इनका मिलिट्री कमांडर था वो भी केरेंस्की से नाराज हुआ। तो अब लेनिन ने कहा तुम तो उससे नाराज चल ही रहे हो, हमारी तरफ मिल जाओ, चलो विंटर पैलेस पे बम्बार्डमेंट करो। तो वहां पर इन लोगों ने अपने नेवल शिप ले आए। ठीक है, और नेवल शिप लाने के बाद क्या किया, विंटर पैलेस पे तान दिया बम्बार्डमेंट। सही है। उस शिप का क्या नाम था, चेक करो। औरोरा था क्या? शिप का नाम पढ़ो। है औरोरा ही था ना। चलो, तो इसलिए द मिलिट्री कमांडर आल्सो बिकेम अपसेट बाय दिस, क्योंकि मिलिट्री के तो पूछ तभी तक है जब तक वार हो। सो क्योंकि कोई जीत के तो आया नहीं, तुम हार के आ रहे हो, तो कोई मिलिट्री कमांडर खुश होगा? मिलिट्री कमांडर, उसका नाम मैं लिखता हूँ अभी बुक से। तो वो क्या हो गया, अपसेट हो गया। और उसकी वजह से एक बार और अभी होने वाली है अक्टूबर। ठीक है, became upset with currency। इतना काफी। तो तुमने अप्रैल थीसिस के बारे में सब समझ लिया कि क्या चीज़ है। अब हम देखेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर की रूसी क्रांति। भाई वार तो समाप्त हो गया और वो पॉपुलर हो गए, जमीन देने का काम उन्होंने कह दिया। नाउ व्हाट हैपेंड इन, इसके अलावा जब ये देख रहा था कि लोग पॉपुलर हो रहे हैं, इसने पकड़ पकड़ के लोगों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। बोल्शेविक को, मेन सेविक ने क्या करना शुरू कर दिया, इसके मेन लीडर को, लेनिन को नहीं डाला, लेकिन और जो भी दिखता था उन सबको उसने जेल में डालना शुरू किया। चेक करो, तो उसकी वजह से क्या हुई, अक्टूबर क्रांति। देखो अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तो फरवरी रिवॉल्यूशन, एक ब्लडी संडे और एक अक्टूबर रिवॉल्यूशन, और एक है मेन सेविक बोल सेविक। कभी इसका डिफरेंस वो भी दिखा देते हैं। तो ये चीज है, ये कब हुआ, 1970 में। सो लिखो दैट इज नाउ प्रोविजनल गवर्नमेंट started putting protesters को क्या डालेगी, and Bolshevik leaders behind bars, लोगों को जेल के बीच में, जेल की सलाखों के पीछे इसने डालना शुरू कर दिया। अब देखिए, सो ऑल्सो केरेंस्की 24 अक्टूबर को क्या हुआ,
केरेंस्की लेफ्ट, उन्होंने सिटी छोड़ दिया पेट्रोग्राड टू ब्रिंग ट्रूप्स, और उन्होंने सेना लाने के लिए लेफ्ट सिटी पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड में ही उनका महल था, पेट्रोग्राड, फॉर ब्रिंगिंग मोर ट्रूप्स, किसके लिए? टू फेस या टेक एक्शन अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, विरोधियों के लिए ट्रूप ले रहे हैं, सेना से मरवाएं, टू टेक एक्शन अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स। अब देखिए, चलिए इसकी वजह से क्या हुआ? नाउ विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री कमांडर का बुक में नाम दिया होगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेनिन ने क्या किया? मिलिट्री कमांडर, नाउ क्या है? लियोन ट्रॉट्स्की, लियोन ट्रॉट्स्की, यस। जो उसका मिलिट्री कमांडर कौन था? लियोन ट्रॉट्स्की, ठीक है। ने क्या किया बताइए? ये ज्वाइंट हैंड विद लेनिन, किससे हाथ मिला लिया? उन्होंने बोला था कि पीसफुल ट्रांसफर कर दो, वो चाहता है उसको दे दो, सत्ता ये नहीं दे रहा, तो फिर उन्होंने किससे हाथ मिला दिया? ज्वाइंट हैंड विद लेनिन। और अभी तुमको ये बताइए ये कौन सी नदी है? एंड ब्रॉड नेवल शिप्स इन नीवा नदी। कहाँ ले आया अपने नेवल शिप? टैंक वो नीवा में वहीं ले आया और बम्बार्ड करने लगा महल को। एंड उसने क्या किया? ब्रॉड नेवल शिप्स इन नीवा रिवर and started bombarding Winter Palace of Petrograd and started bombarding ठीक है विंटर पैलेस ऑफ पेट्रोग्राड। कितना काम होगा नाउ, इसकी वजह से अक्टूबर रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होगा? नाउ दैट इज केरेंस्की एब्डिकेटेड द पावर, जैसे उसने की थी, जार निकोलस ने की थी ना, सत्ता छोड़ी थी, केरेंस्की ने छोड़ी। नाउ केरेंस्की एब्डिकेटेड पावर and it came in hands of Bolsheviks, और ये किसके हाथ में आ गई? Now power came in hands of Bolsheviks। इसकी वजह से क्या हुआ? The outcomes of अक्टूबर रिवॉल्यूशन, इसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहा गया। इट इज कॉल्ड अक्टूबर रिवॉल्यूशन। वॉर अगर कहीं कहीं पर चल भी रहा था तो वो कंप्लीटली एंड हो गया, मतलब अब रशिया ने सपोर्ट देना भी बंद कर दिया। सो वॉर बॉट टू कंप्लीट एंड, रशिया कंप्लीटली क्विट। क्या किया उसने? अब बैंक्स को उसने क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया। तीनों मांगे इन्होंने पूरी की। एंड दैट इज लैंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स। ये तीनों बड़े काम थे, सही है। सो फॉर रशिया कंप्लीटली क्विट, कोई अब को अपनी मिलिट्री सहायता भी नहीं दे रहा था, अपनी जमीन भी नहीं दे रहा था, कंप्लीटली क्विट फ्रॉम वर्ल्ड वॉर
और अमेरिका 1918 में ज्वाइन किया था, वो 6 महीने में सब जीत जात के चला गया। ऐसे ही वर्ल्ड वार 2 में भी 6 महीने के लिए अमेरिका आया, तो 6 महीने के लिए आता है, लास्ट में जीत के चला जाता है। जापान में बम गिराया, हिरोशिमा नागासाकी में सब जीत जात के चला, वो 6 महीने के लिए आता है, ज़्यादा लड़ाई नहीं करता है वो। इसी वजह से उस, और बाकी पूरे वार में वो पैसा कमाता है, अपनी तोप बंदूक सब बेचता है, और लास्ट में वो ज्वाइन कर जाता है। ये चीज़ वर्ल्ड वार 1 में भी उसने ऐसा किया, वर्ल्ड वार 2 में भी उसने ऐसा किया। तो बताइए, रशिया कंप्लीटली क्विट फ्रॉम वर्ल्ड वार 1। दूसरा काम क्या किया गया विश? बैंक्स का क्या किया गया? बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। और तीसरा काम क्या हुआ? दैट इज लैंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स। अब देखो थोड़ा सा ही और बच रहा है, वो हम कल कर लेंगे इसका, और फिर तुमको सिविक्स करा देंगे। कल 2 काम करना है, ठीक है? आज इतना ही रखेंगे। इतना तुमको समझ में आ गया ना? इतने क्वेश्चन का तो तुम कर लोगे तो